तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर क्लास 10th चैप्टर थर्ड धातु एवं अधातु मेटल एंड नॉन मेटल। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर थर्ड का पूरा लेसन हम लोगों ने आपको पहले की वीडियो में समझाया था। आज हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए। ये आपका बुक में पेज नंबर 45 में होगा। दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। और दूसरा क्वेश्चन चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और सी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। तो इनका आंसर हम देख लेते हैं। तो कमरे के ताप पर द्रव होती है। पहले भी आपको नोट्स में बताया था कि मरकरी जो होती है एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव होती है। तो पहले का आंसर होगा हमारा मरकरी। दूसरे का चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से सोडियम, लिथियम और पोटेशियम जैसी धातुओं को काटा जा सकता है। और बाकी जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है सिल्वर तथा कॉपर होती है। क्या होती है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक? सिल्वर तथा कॉपर। और ऊष्मा की कुचालक होती है लेड और मरकरी। क्या होती है? लेड और मरकरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आघात वर्धी तथा तन्य का अर्थ बताइए। बच्चों पहले भी बताया था कि धातु जो होती हैं इनको पीट कर पतली चादरों के रूप में बनाया जाता है। और इस गुण को क्या कहा जाता है? आघात वर्धी कहा जाता है। और तन्यता का गुण भी धातुओं में पाया जाता है। इनमें धातुओं को खींचकर लंबे लंबे वायर के रूप में चेंज किया जाता है। और इस गुण को क्या कहते हैं? तन्य या तन्यता का गुण कहते हैं। ठीक। तो इसका आंसर देख लीजिए। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जाता सकता है और इस गुण को आघात वर्धी कहते हैं। और कुछ धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेज नंबर 51 में होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा सोडियम को कैरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। बच्चों जो सोडियम है और पोटेशियम है बहुत ही अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। ये वायु के संपर्क में आकर एकदम से आग पकड़ लेती हैं। इसलिए जो सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु होने के कारण इनको वायु में खुला नहीं छोड़ा जाता है। इन्हें हमेशा कैरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि ये वायु के संपर्क में डायरेक्ट ना आए और आग ना पकड़े। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है बच्चों। इसका आंसर देख लीजिए। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है जो वायु के साथ विक्रिया कर आसानी से आग पकड़ लेती है। इसलिए सोडियम को या पोटेशियम को कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अभिक्रियाओं के लिए आपको समीकरण देनी है। समीकरण पहली एक भाप के साथ आयरन, दूसरी जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की क्रिया देनी है। भाप क्या होता है बच्चों? हमारा भाप हमारा जब पानी को गर्म किया जाता है तो एक गैस जैसी गैस निकलने लग जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? भाप या वाष्प कहते हैं। इसकी हमने यानी कि H2O की क्रिया अपने Fe के साथ करानी है। ठीक। और नीचे बी वाले में जल यानी कि H2O की क्रिया किससे करानी है? कैल्शियम से या पोटेशियम से करानी है। ठीक है। अब इन रिएक्शन को देख लेते हैं। देखो बच्चों भाप हमारा आयरन क्या होता है हमारा? Fe प्लस, और जो हमारा आयरन हमारा Fe होता है, भाप हमारा होता है H2O। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 4H2 और जो Fe है वो 3 ले लिया। जब इनकी आपस में रिएक्शन कराते हैं तो ये Fe H2O के साथ O2 के साथ क्रिया करके ये बनाता है Fe3O4 बनाता है। ठीक। और बाकी जो ये हाइड्रोजन होती है ये हमारी गैस रूप में निकल जाती है। ठीक है। अब देखिए 3Fe यहाँ पे कितने 3Fe यहाँ पे भी कितने हमारे? ये 3Fe हैं।
ठीक, यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन कितने हैं, ये 4 हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे 4 ऑक्सीजन हैं और यहाँ पे भी हमारे कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। बाकी हाइड्रोजन देखिए 4 कम 4, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 8। और यहाँ पे देखिए ये भी 4 कम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे भी हमारे 4 हाइड्रोजन, यानी कि ये रिएक्शन क्या है, एक बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, अब उसी प्रकार देख लेते हैं कैल्शियम, यानी कि जल तथा कैल्शियम तथा पोटेशियम के साथ क्रिया। कैल्शियम का देख लीजिए पहले, कैल्शियम की रिएक्शन जल से कराने पर ये हमारा क्या बनाता है, ये इसके साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस बनाता है। और बाकी हमारा ये जो है किस रूप में निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाता है। और सेम ही ऐसी रिएक्शन हमारी क्या होगी, सेम ऐसी रिएक्शन हमारी पोटेशियम के साथ भी होगी। ठीक, उसमें भी हमारा, उसका मैं बता देती हूँ बच्चों कैसे होगी रिएक्शन हमारी, देख लीजिए। K2K प्लस 2H2O, ठीक, के हमारा एस स्टेज में, सॉलिड स्टेज में, लिक्विड और जो जल हमारा लिक्विड स्टेज में, ये रिएक्शन करके हमारा क्या बना देगा, 2KOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ये के इसके साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे है ना। और जो कैल्शियम था हमारा जल के साथ क्रिया करके यहाँ पे हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था। पोटेशियम भी जल के साथ मिलकर क्या बना देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और बाकी हमारी क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी H2। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी क्या है, पोटेशियम के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया बताइए, लिखनी है आपने। तो देखिए बच्चों, इसमें हमारा अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। कोई भी धातु को जब हम HCl यानी कि तनु HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो उसमें हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है, तो बच्चों देखिए, इसमें हमारा कोई भी धातु है, सपोज हमने मैग्नीशियम ले लिया। ठीक, मैग्नीशियम की क्रिया अगर हम तनु HCl से कराते हैं, तो HCl से कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा, देखो जब ये हमारी बनेगी तो ये बना देगा, एक तो MgCl2 बना देगा, ये Mg इस Cl के साथ मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा। बाकी हमारा ये जो हाइड्रोजन गैस निकलती के रूप में H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलती है। तो क्वेश्चन था अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकली, हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिए, आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया देनी है। आयरन हमारा क्या हो गया, Fe हो गया। ठीक, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ जब ये अभिक्रिया करता है तो ये Fe क्या करता है, फेरस सल्फेट बना देता है, FeSO4 के रूप में निकल जाता है, ये FeSO4 के रूप में निकल जाता है। ठीक है, और बाकी हमारी ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन गैस के रूप में H2 निकल जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी यही है, Fe ने हमारी H2SO4 से क्रिया करी तो ये FeH2SO4 के साथ FeSO4 के रूप में निकल जाता है, और बाकी ये जो हमारा H2 है वो H2 के रूप में, गैस के रूप में निकल जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जिंक को आयरन सैकिन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है। जिंक को आयरन सैकिन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो बच्चों देखिए, जिंक को जब Zn को FeSO4 विलयन में डाला जाता है तो ये क्या करता है, ये Zn इसके साथ SO4 के साथ क्रिया कर ZnSO4 जिंक सल्फेट बनाता है, और बाकी हमारा जो Fe है वो निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो Zn है, Zn का
सर्कता श्रेणी में Fe से स्थान क्या है, ऊपर, यानी कि Zn हमारा Fe से क्या होगा, सर्कता श्रेणी में ऊपर होगा। इसलिए Zn जो है FeSO4 को उसके विलयन से Fe को अलग कर लेता है और अपना जाके उसके साथ जुड़ जाता है। तो ये अभिक्रिया हमारी होगी बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों इसमें पहले क्वेश्चन देखिए। अब आता है इसमें क्वेश्चन नंबर पेज 54 में आपका ये होगा, आपका सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपने बनाने हैं बच्चों। तो सोडियम, ऑक्सीजन और जो है इनके लिए बनाने के लिए बच्चों आपको मैं एक अलग से वीडियो इसके लिए मैं बनाऊंगी जिसमें विस्तार पूर्वक आपको समझाया जाएगा। तो ठीक, इसमें जैसा सेकंड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं H2O का निर्माण दर्शाइए। और थर्ड क्वेश्चन, इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं। तो बच्चों ये आपको मैं एक इसके लिए अलग से क्वेश्चन जो वीडियो बनाऊंगी। तो फिलहाल अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। तो बच्चों जैसे कि पहले भी मैंने बताया था आपको कि आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक काफ़ी उच्च प्रकृति का होता है, क्योंकि जो आयनिक यौगिक होते हैं उसमें हमारे बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं जिसमें हमारा Na+ या Cl- आयन बनते हैं ना ये, और इन आयनों के मध्य एक क्या बन जाता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बन जाता है, जिसको तोड़ने के लिए काफ़ी एनर्जी की आवश्यकता होती है। और इसीलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक क्या हो जाते हैं, उच्च प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न पदों की अभिक्रिया आपने बतानी है। पहले इसमें है खनिज, दूसरा है अयस्क और तीसरा है गैंग। जैसे कि पहले भी हमने बताया था आपको कि मैंने बताया था बच्चों नोट्स में कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें शॉर्ट नोट आ जाता है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अभी खनिज, अयस्क और गैंग। तो इसमें पहला है हमारा खनिज, क्या है ना, तो खनिज वे पदार्थ होते हैं जिनमें धातुएं अपने यौगिक के रूप में पाई जाती है। जिनमें धातुएं जो होती हैं अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, खनिज के होती हैं, ठीक। और अयस्क क्या होते हैं, ऐसे खनिज जिनमें धातुओं का निष्कर्षण अत्यधिक सरल व उपयुक्त होता है, वो अयस्क होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे खनिज जिसमें धातुओं का निष्कर्षण अत्यधिक सरल होगा, वो हमारे अयस्क होते हैं। और गैंग क्या होते हैं, खनिज प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होते बेटा, ठीक है। और इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो हमारा गैंग कहलाती है। क्या कहलाती है, गैंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी हैं वो धातुएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सोना और प्लेटिनम, ये क्या है, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती। जो सोना है, प्लेटिनम और चांदी जो है बच्चों आसानी से संचारित नहीं होती हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिश्र धातु क्या होती हैं। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। क्या, जिसमें 2 धातुओं को जब समान मात्रा में या किसी का अनुपात ज़्यादा या कम हिसाब से लिया जाता है और उनको मिलाया जाता है, तो नहीं, यहाँ पे है मिश्र धातु ना बच्चों। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं को जो समान मात्रा में जब 2 धातुओं को आपस में मिलाया जाता है तो उसको मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, निम्न में कौन सा युगल विस्थापक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। एक है हमारा NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, ठीक है। दूसरा है MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु। तीसरा है FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु। नेक्स्ट है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु।
तो ये कह रहा है निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो बच्चों देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि संरक्षित श्रेणी में जो ऊपर की धातुएं होती हैं वो अत्यधिक एक्टिव होती हैं, वो अपने नीचे की कम एक्टिव एलिमेंट को उनके विलयन से विस्थापित कर देती हैं। तो उसी के आधार से यहाँ पे भी होगा जो NaCl विलयन में, अब देखिए हमारा यहाँ पे ये हमारी क्या है, संरक्षित श्रेणी है। यहाँ पे हमारा जो है सोडियम का स्थान कॉपर से क्या है, कॉपर से ऊपर है। ठीक है, जब हम NaCl प्लस Cu की अभिक्रिया कराते हैं तो Cu Na को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सोडियम का स्थान कॉपर से क्या है, अभिक्रियाशील धातु में अधिक है। सोडियम ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट है कंपेरिजन किसके, Cu के, तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक, दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु। तो बच्चों देखिए Mg का स्थान जो है एल्यूमिनियम से क्या होता है, ऊपर है। तो यहाँ पे भी MgCl2 प्लस एल्यूमिनियम की जब रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन क्या होगी बच्चों, आप लोग खुद बताइए, सोचिए, फिर मेरा आंसर देखिए। जो है Mg का स्थान संरक्षित श्रेणी में एल्यूमिनियम से ऊपर है, तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन से मैग्नीशियम को अलग नहीं कर पाएगी, तो यानी कि यहाँ पे भी नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे भी विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु। तो देखिए Fe हमारा जो है Fe का स्थान भी सिल्वर यानी कि Au से क्या है, Ag से ऊपर है। क्या है, Ag से ऊपर है बच्चों। ठीक है, Ag से ऊपर है, Ag के हमारा सिल्वर धातु है। तो FeSO4 की जब हम रिएक्शन Ag से कराते हैं तो क्या होगा, अब Fe का स्थान भी संरक्षित श्रेणी में क्या है, Ag से ऊपर, तो Ag FeSO4 विलयन से Fe को अलग नहीं कर सकती है, यानी कि ये रिएक्शन भी नो रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे भी विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। अब देखिए कॉपर धातु का स्थान Cu का ये है और Ag का स्थान हमारा ये है। तो बच्चों ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, पहले आप सोचिए, देखिए, फिर मेरा आंसर देखिए। अब देखिए जो AgNO3 हमारा विलयन दिया गया है, यहाँ पर अगर हम Cu से रिएक्शन कराते हैं, चूँकि Cu का स्थान Ag से क्या है, ऊपर है, ये क्या है, एक्टिव एलिमेंट है कंपेरिजन किसके, Ag के, तो यहाँ पे Cu AgNO3 विलयन से Ag को क्या करती है, निकाल देती है, यानी कि यहाँ पे Ag का विस्थापन होगा और क्या बनाती है, CuNO3 बनाती है और प्लस Ag बनाती है बच्चों। ठीक है बच्चों, राइटिंग में ध्यान नहीं देंगे आप लोग, आपको समझना है केवल ऐसे। ठीक है, तो ये विस्थापन यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि Ag का स्थान हमारा Cu से नीचे है। Ag कम एक्टिव एलिमेंट है कंपेरिजन Cu के, और Cu क्या है, हाई एक्टिव एलिमेंट है, जो कि कम एक्टिव एलिमेंट Ag को उसके सॉल्यूशन विलयन से निकालकर अलग कर देती है, विस्थापित कर देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लोहे के फ्राइंग पैन, आपने देखा है लोहे का फ्राइंग पैन होता है घर में, है ना बच्चों, को जंग बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, या ऊपर के सभी। तो बच्चों लोहे के फ्राइंग पैन आपके पास भी होंगे, तो आप देखिए उसमें उनको जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है बच्चों। तो लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए उनके ऊपर जिंक की क्या की जाती है, परत चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ताकि लोहा जो है वायु की उपस्थिति में आसानी से संचारित ना हो, जंग उसमें ना लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है।
कोई धातु जो है ऑक्सीजन के साथ, कोई भी धातु है ऑक्सीजन O2 के साथ अभिक्रिया करती है और उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है। ठीक है, वह अभिक्रिया यौगिक जल में विलय है और जो यौगिक बन रहा है वो के भी क्या है, जल में विलय है। तो वो क्या होगा, कैल्शियम होगा, कार्बन होगा, या सिल्वर होगा, या लोहा। तो बच्चों वो क्या होगा, हमारा कैल्शियम होगा। क्या होगा, हमारा कैल्शियम होगा। तो देखिए इसमें हमारा कोई भी धातु जो Ca है वो हमारा H2O से जल से क्रिया कर रही है, नहीं ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है ना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है। यानी कि जब हमारा कैल्शियम हमारा ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है तो ये उच्च गलनांक वाला CO बनाता है और जो कि जल में क्या होता है, विलय होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? तो बच्चों देखिए, टिन की अपेक्षा जो जिंक होता है महंगा, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील धातु है। तो इसका आंसर होगा सी, टिन की अपेक्षा जिंक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील धातु है। जो टिन है उसकी अपेक्षा जो जिंक होता है Zn, वो अभिक्रियाशील धातु होती हैं। इसलिए खाद्य पदार्थों के वेफ डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। ठीक है, इसलिए टिन का लेप किया जाता है। क्यों? क्योंकि जिंक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है और जो टिन है वो कम क्रियाशील धातु होगी। ठीक है, इसीलिए इसका लेप लगाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, तार एवं स्विच दिया गया है और उसमें आपका उपयोग उन धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आपने भेद बताना है, पहला। दूसरा, धातुओं और अधातुओं में भेद के लिए निम्न परीक्षणों की उपयोगिताओं का भी आपने आकलन करना है। तो पहला है हथौड़े से पीटकर। हथौड़े से पीटकर जो धातु होंगी वो तो चादरों के रूप में बदल जाएगी। अगर हम अधातुओं को पीटेंगे तो वो क्या होंगी, टूट जाती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, विद्युत परिपथ द्वारा। सर्वप्रथम बल्ब, बैटरी तथा स्विच का उपयोग कर निम्न परिपथ बनाएंगे और इसके बाद बारी बारी से धातुओं और अधातुओं के दिए गए नमूने को परिपथ के क्लिप में लगाकर स्विच को ऑन करते हैं। हम देखेंगे कि धातुओं की स्थिति में बल्ब जलने लगेगा और अधातुओं की स्थिति में बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि जो धातुएं होती हैं उसमें करंट फ्लो होता है और जो अधातुएं होती हैं उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार धातुओं अधातुओं के विभेद के लिए परीक्षण की हमने उपयोगिता का आकलन करना है। तो बी परीक्षण ए सेकंड जो है ज़्यादा उपयुक्त तरीका है, क्योंकि ग्रेफाइट एक धातु है परंतु विद्युत का सुचालक है, इसलिए इसके साथ भी बल्ब जलने लगेगा। क्या होगा, इसके साथ भी बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण देने हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड बच्चों ऐसे होते हैं जो कि ना अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इसलिए उभयधर्मी ऑक्साइड कराते हैं, है ना। जैसे कि देखिए आंसर, ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल HCl यानी कि और है ना, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, वो उभयधर्मी ऑक्साइड। उभय मीन्स जो दोनों प्रकार अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, इसलिए उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये भी एक उभयधर्मी ऑक्साइड है जो कि अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। और उसी प्रकार ZnO जिंक ऑक्साइड, ये भी एक उभयधर्मी ऑक्साइड है जो कि हमारे HCl और क्षारक जिसमें OH होते हैं उससे अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आप इसको भी अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो अधातुएं जो ऐसा नहीं कर सकते हैं।
मैग्नीशियम और कैल्शियम धातुओं को तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। मैग्नीशियम और कैल्शियम धातुएं जो हैं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, जबकि जो कॉपर है और जो सिल्वर है वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये धातुएं हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। जैसे बच्चों हमने बताया था कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होंगी, क्या होंगी, जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होंगी, जैसे Ca है, कैल्शियम है, और हमारा जो मैग्नीशियम है, ये क्या है, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं। ठीक है, जो और हाइड्रोजन जो है मध्य में आता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का संयुक्ता श्रेणी में ऊपर स्थान है, यानी कि हाई एक्टिव एलिमेंट हैं। ये हाइड्रोजन के सॉल्यूशन से यानी कि HCl विलयन से हाइड्रोजन को आराम से विस्थापित कर देगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों हाई एक्टिव एलिमेंट हैं। ठीक है, और कम हाइड्रोजन इनकी अपेक्षा कम एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इनके सॉल्यूशन से इसको विस्थापित कर देगी। ठीक है, जबकि हमारा यहाँ पे जो कॉपर है Cu और जो हमारा Ag है, इनका स्थान संयुक्ता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है। ये दोनों कम एक्टिव एलिमेंट हैं, इनकी सबसे कम अभिक्रियाशीलता होती है, और हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता इन दोनों की अपेक्षा अधिक है। तो ये HCl विलयन से क्या करेंगे, Cu को अगर हम HCl से कराते हैं तो ये रिएक्शन हमारी नो रिएक्शन होगी। इस प्रकार Ag का भी यही होगा, इसमें नो रिएक्शन होगी इनके साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसी धातु अम्ल के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट कैसे बनाएंगे। तो बच्चों, जब भी विद्युत अपघट कराया जाता है तो उसमें एक विद्युत अपघट्य होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक को आप कह देते हो कैथोड, एक को आप कह देते हो एनोड कह देते हो। प्लस वाला आपका जो है एनोड होता है, माइनस वाला आपका कैथोड होता है। तो जो शुद्ध धातु होती है वो हमारी कहाँ पे आती है, शुद्ध धातु जो होती है हमारी कैथोड में एकत्रित होती है। ठीक है, शुद्ध धातु। और जो हमारी अशुद्ध धातु होती है, वो हमारी एनोड की ओर यानी कि प्लस इसकी ओर को आती है। ठीक है, और इसमें जो M का विद्युत अपघट्य है, जो विद्युत अपघट्य जो विलयन है इसमें डाला गया है, वो हमारा किसका काम कर रहा है, विद्युत अपघट्य का काम कर रहा है। ठीक है, तो धातु M के लिए विद्युत अपघट्य परिष्करण के लिए देख लेते हैं। अशुद्ध धातु का एनोड होगा। ठीक है, और शुद्ध धातु जो है हमारा M पतली पतली कैथोड पे एकत्रित हो जाएगी, और विद्युत अपघट्य जो है M धातु का अम्लीकृत लवण का विलयन हो जाएगा, जो कि मैंने अभी चित्र में बताया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला से लेकर उसे गर्म किया। चित्रानुसार एक प्रश्नावली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। तो ए गैस की क्रिया क्या होगी। बच्चों, इसमें आपका चित्र नहीं दिया गया है, तो इसको जब चित्र होगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में चित्र बना के प्रॉपर मैं अच्छे से क्वेश्चन समझाऊंगी। फिलहाल हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। बच्चों, आपको पता है लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या होता है। सबसे पहले यश लेपन द्वारा हम कर सकते हैं। इस विधि में लोहे व इस्पात पर जिंक की पतली परत जमाई जाती है, जिससे लोहे पर जंग नहीं लगता है। दूसरा, पेंटिंग द्वारा। इस विधि में लोहे की वस्तुओं पर पेंट कर देते हैं ताकि जो लोहे की सतह वायु के या आर्द्रता के सीधे संपर्क में ना आए, और इससे लोहे को जंग लगाने से हम बचा सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसे ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 12।
प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है क्यों? प्लेटिनम सोना या चांदी चमकदार धातुएं हैं एवं संक्षारित नहीं होती हैं, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। सभी को पता है ना। दूसरा, सोडियम पोटेशियम लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। क्यों किया जाता है? सोडियम पोटेशियम और लिथियम को वायु में खुला नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी क्रियाशील धातुएं होती हैं जो वायु के संपर्क में आने से आसानी से आग पकड़ लेती है, इसलिए इनको कैरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। एल्यूमिनियम के बर्तन में आसानी से संक्षारित नहीं होते हैं। अरे बच्चों सॉरी, पहले हमने सी नहीं पढ़ा ना, सी पढ़ लेते हैं। एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इनका उपयोग खाना बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। तो एल्यूमिनियम के जो बर्तन हैं आसानी से संक्षारित नहीं होते बच्चों, ठीक, इसीलिए होते हैं, और ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इसलिए इनका यूज़ खाना बनाने के लिए के बर्तन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट आता है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, इसमें धातुओं को उनके ऑक्साइड से पृथक करना ज़्यादा आसान प्रक्रिया है, अतः निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हुए अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी होते हैं। नींबू या इमली जैसे बर्तन में अम्ल होते हैं, यह अम्ल तांबे के अशुद्ध पदार्थ को साफ करने में प्रभावी होता है, इससे बर्तन क्या होते हैं, साफ हो जाते हैं। बच्चों, जो नींबू और इमली होते हैं इसमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जो अम्ल एसिड है, और जो क्या करते हैं, तांबे के अशुद्ध जल को से क्रिया करके उस बर्तन को चमकदार बना देते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। पहला आता है रासायनिक धातु के रासायनिक गुणधर्म। धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, धातु अपचायक होती हैं, धातुएं जल से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। ठीक, और अधातुओं के रासायनिक गुण देख लेते हैं। अधातुएं अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं, अधातुएं उपचायक होती हैं, अधातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने व मलिन सोने के आभूषण से पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे दे देती है और वह विशेष विलयन में उसको डाल देता है और कंगन नए रंग के तरह, नए कंगन की तरह वो चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? तो बच्चों सोचिए क्या हो सकता है वो विलियन, तो सुन लीजिए। उस व्यक्ति ने एक्वारेजिया विलियन का उपयोग कर महिला के सोने को गला दिया तथा वजन को कम कर दिया, जिसमें 3:1 अनुपात में शांत HCl और HNO3 होता है। ठीक, यानी कि उस व्यक्ति ने 3:1 यानी कि 3 अनुपात हमारा HCl था और 1 अनुपात हमारा HNO3, इन दोनों का जो मिश्रण होता है 3:1 वो एक्वारेजिया कहलाता है। तो उस व्यक्ति ने सोने का जो कंगन था उसको क्या करा, उसको एक्वारेजिया यानी कि 3:1 HCl और HNO3 यानी कि 3 जो था उसमें हमारा HCl था और 1 अनुपात में हमारा HNO3 विलयन था। उसमें उसने सोने का कंगन डाला तो उसने सोने से Ag से यानी कि उसने गोल्ड AU से क्रिया करा और उसके
क्या करा, उसको चमकदार बना दिया लेकिन उसके वेट को कम कर दिया। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन कौन सा था हमारा, एक्वा रेजिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण बताइए। कॉपर ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है और ये गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता। इसके विपरीत जो आयरन होता है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, इसलिए यही कारण है कि गर्म जल का टैंक बनाने में हमेशा तांबे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों अभी इतना ही, फिर बाकी आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको कराया जाएगा। ठीक है।